हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा और आप करंट अफेयर्स का ये 18 जून 2020 का लेक्चर देख रहे हैं। गाइस, लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में अपीयर हो रहे हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप इस 100 डेज के क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। इस क्रैश कोर्स से आपकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी तैयारी पूरी अच्छी है तो आप अपनी तैयारी को और अच्छी बनाने के लिए इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके। तो चलिए अब हम लोग लेक्चर को फाइनली शुरू कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। सबसे पहले पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2, फिर पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे। पेपर 1 की पहली न्यूज में बात हो रही है यहां पर ताल मडेल की पारंपरिक कला के बारे में। ताल मडेल जो ट्रेडिशनल आर्ट है उसके बारे में। तो अब यहां पर मैं आपको दो चीज दिखाऊंगा, एक यक्षगाना दिखाऊंगा और दूसरा ताल मडेल। तो आप देखो इन दोनों में आप लोग को क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। तो ताल मडेल में जैसे मंडली होती है, भजन वगैरह करती है, तो उस प्रकार से ताल मडेल की पारंपरिक कला हम लोग को देखने को मिल रही है। यहाँ पर आर्टिस्ट बैठे हुए हैं और आप देख सकते हो ये भजन कर रहे हैं, मंडली टाइप की चीज हम लोग को देखने को मिल रही है ना। और यक्षगाना के अंदर आप देख रहे हो कि आर्टिस्ट ने कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं और डांस वगैरह भी कर रहे हैं, आप देख सकते हो मुद्रा वगैरह। ठीक है, तो यही सिर्फ एक लौता डिफरेंस है यक्षगाना और ताल मडेल में। बाकी जो मैं आपको बताऊंगा वो पूरी चीज कॉमन है। ठीक है, तो पहले ये पिक्चर आप क्लियर रखो। और देखो ये जो ताल मडेल है ये यक्षगाना थिएटर का ही एक वेरिएंट है, एक फॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि ये यक्षगाना का ही एक फॉर्म है। बट इस फॉर्म के अंदर, ताल मडेल के अंदर किसी प्रकार के आर्टिस्ट कॉस्ट्यूम नहीं पहनते, ये सिर्फ एक भजन मंडली की तरह जो है वो प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, अपना आर्ट जो है वो प्रेजेंट करते हैं। अब ये जो फॉर्म है गाइस, ये एंशिएंट फॉर्म है, सदियों से जो है वो चला आ रहा है। और इसके अंदर जो पारंपरिक जो कथाएं वगैरह जो होती हैं, पौराणिक कथा वगैरह जो होती हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरीज वगैरह जो होती हैं, तो उसके ऊपर बेस्ड यहाँ पर डायलॉग्स होते हैं, डिबेट्स होती हैं, परफॉर्मेंस वगैरह हम लोग को देखने को मिलती है। और ये जो कला है ये कर्नाटका और केरला की है। तो ये वाली चीज भी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली पूछी जाती है कि यक्षगाना कहाँ की है, तो याद रखना केरला कर्नाटका अगर ऑप्शन में होगा तो आप उसको मार्क कीजिएगा। ताल मडेल पूछ लिया जाए तो उसको मार्क कीजिएगा। ताल मडेल किससे रिलेटेड है? यक्षगाना का ही एक थिएटर फॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है, एक फॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप लोग को तैयारी करनी है। तो साउथ इंडिया की ये कला है और ये बताया जा रहा है कि कारवली और मलनाड जो रीजन है कर्नाटका और केरला का, वहां पर काफी ज्यादा पॉपुलर है। और यहां पर आर्टिस्ट जो है वो एक साथ बैठते हैं बिना किसी, वही मैंने आपको बताया, बिना किसी कॉस्ट्यूम वगैरह के, और ये इस प्रकार की जो है वो मंडली करते हैं। बाकी पूरी चीज, इनका जो थीम जो होती है, स्टोरी जो होती है, वो पूरी सेम होती है। सिर्फ डिफरेंस जो होता है वो सिर्फ डांस और कॉस्ट्यूम का होता है, बस यक्षगाना और ताल मडेल के बीच में। क्लियर है यहां तक पूरी बातें? सिर्फ इतनी सी चीज आपको समझनी है। इसी के इर्द गिर्द जो है वो आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, जो मैंने अभी आपको बताया। अब बात करेंगे चैलेंजर डीप के बारे में। चैलेंजर डीप कहां पर है? अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये यहां पर है। अब ये वाली जो एरिया है ये ओशियन का एरिया है, जिसका आंसर मुझे आप देंगे कि ये जो ओशियन है वो कौन सा ओशियन है, जहां पर मरीना ट्रेंच है। क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से भी बन चुके हैं कि मरीना ट्रेंच कहां पर है, क्योंकि आपने एनसीईआरटी में मरीना ट्रेंच के बारे में पढ़ा होगा और आप जानते होंगे कि ये मरीना ट्रेंच एक ऐसी जगह है हमारी धरती में जो कि सबसे डीपेस्ट है, यानी कि सिर्फ एक लौती ऐसी डीपेस्ट जगह अभी तक जो हम लोगों ने खोजी है वो मरीना ट्रेंच है। सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो है ये मरीना ट्रेंच बताया जाता है, और एग्जैक्टली जो उस डीपेस्ट पॉइंट का नाम है वो चैलेंजर डीप है। ठीक है, तो चैलेंजर डीप क्या है? ये डीपेस्ट नोन पॉइंट है मरीना ट्रेंच का, जिसको हम लोग बोलते हैं या फिर धरती के ओशियन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड चैलेंजर डीप। तो ये ओशियन जहां पर आप देख लो, जापान यहां पर है, फिलीपींस, ताइवान, चाइना, और यहां पे आपको पापा न्यू गिनिया, इंडोनेशिया, ग्रुप ऑफ आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ये वाला जो ओशियन है वो कौन सा है? जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स पे आंसर लिखकर बताओ। और यहीं पर ही हम लोग को ये चैलेंजर डीप देखने को मिलता है। इसकी डेप्थ 10,902 से लेकर 10,929 मीटर की बताई जा रही है। और ये जो चैलेंजर डीप जो नाम पड़ा है वो किसके ऊपर पड़ा है? तो एक ब्रिटिश शिप है, एक जहाज आया था 1872 से लेकर 1876 के पीरियड में, 1872 टू 1876 के पीरियड में, जिसने इस जगह की खोज करी थी। एग्जैक्टली बताया था, पहली रिकॉर्डिंग करी थी कि ये सबसे डीपेस्ट जो पॉइंट है ये चैलेंजर डीप है। तो इस जो शिप थी उसका नाम था एचएमएस चैलेंजर। तो उसी शिप के नाम पर इस जो पॉइंट है, डीपेस्ट पॉइंट, उसका नाम रख दिया गया है। ठीक है, तो ये क्लियरिटी है कि आप रखो। और अभी ये चैलेंजर डीप न्यूज में क्यों है? क्योंकि बताया जा रहा है कि 7 जून 2020 को एक एस्ट्रोनॉट और ओशियनोग्राफर जो है वो यहां पर आई थी और उन्होंने जो है वो यहां पर रिकॉर्ड किया इस जगह को, यानी कि इसकी डेप्थ जो है वो रिकॉर्ड करी, इसकी डेप्थ तक जो है वो गई थी। और ये पहली महिला बन गई थी जिन्होंने इसकी डेप्थ जो है गाइस वो मेजर करी, यानी कि इतनी नीचे तक जाने वाली पहली महिला थी हैं, जिनका नाम है कैथी सुलिवन इनका नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये 5वीं पर्सन है अभी तक हिस्ट्री में जिन्होंने चैलेंजर डीप
तक के नीचे जो है यानी कि डेप्थ तक जो है वो पहुंचे हैं। अभी तक 5 ही लोग हैं, उनमें से पहली महिला का नाम आपको पता होना चाहिए, कैथी सुलेवन। स्पेशली जो स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए, क्योंकि स्टेट सिविल सर्विसेज में डायरेक्ट ऐसे नाम वगैरह पूछ लिए जाते हैं। बट यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये लोकेशन, ये नाम और इसके बारे में थोड़ी सी माइन्यूट डिटेल जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक पूरी बात है? अब पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 2। पेपर 2 की पहली न्यूज में बात हो रही है एडीआईपी स्कीम के बारे में, असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन। नाम से ही समझ में आ रहा है इस स्कीम का कि जो दिव्यांगजन जो व्यक्ति होते हैं गाइस, तो उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए जो असिस्टिव डिवाइसेस वगैरह जो होती हैं, राइट, तो वो उनको प्रोवाइड कराने की ये स्कीम है। और ये पहली बार एक ऐसी स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है जिसमें जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू इस कोरोना वायरस के समय पर जो डिवाइसेस जो है, असिस्टिव डिवाइसेस जो है वो दिव्यांगजन पर्संस को प्रोवाइड की जा रही है। अब देखो ये क्वेश्चन ये बनेगा कि ये स्कीम किस मिनिस्ट्री की है, तो याद रखना ये हम लोग को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की देखने को मिलती है। ठीक है, और पहली बार ये इस प्रकार की डिवाइसेस प्रोवाइड की जा रही है। जैसे कि जो जिन व्यक्तियों को सुनाई नहीं देता तो उनको जो है वो हियरिंग डिवाइसेस प्रोवाइड की जाती है, जिनको चलने में कोई प्रॉब्लम है तो उनको ये व्हील चेयर वगैरह प्रोवाइड की जाती है। तो ऐसी जो डिवाइसेस हैं दिव्यांगजन पर्सन को, तो उनको इस स्कीम के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है ये सब डिवाइसेस वगैरह। और इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, तो एनजीओ, नेशनल इंस्टीट्यूट जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ALIMCO। क्वेश्चन बनेगा ALIMCO क्या है, तो याद रखना एक ऐसी PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हम लोग को देखने को मिलती है जो कि आर्टिफिशियल लिम्स को मैन्युफैक्चर करती है। आर्टिफिशियल लिम्स यानी कि हाथ या पैर, जो नकली हाथ पैर जो होते हैं ना, जो बनाए जाते हैं, तो जैसे इसको जो है ये मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, ALIMCO, तो ये भी एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इस रिपोर्ट को हम लोग एक डिस्कस करेंगे, एक सिप्री की रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई है, बट रिपोर्ट को थोड़ी देर बाद बात करते हैं। पहले हम लोग स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, सिप्री की बात करेंगे, जिसने ये रिपोर्ट जो है वो जारी करी है। तो सिप्री गाइस एस्टैब्लिश हुई थी 1966 में। ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि वेरियस रिसर्च वगैरह कंडक्ट करती है, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट हो गई, आर्मामेंट्स हो गई, आर्म कंट्रोल हो गई, डिसआर्मामेंट हो गई। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर इसकी रिसर्च होती है, जैसे कि किस कंट्री के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, किस कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन्स रिड्यूस किए हैं, किसने बढ़ाए हैं, राइट, किस कंट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, किस कंट्री के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो इन सब चीजों, इन सब टॉपिक्स से रिलेटेड ये वेरियस रिपोर्ट जो है वो रिलीज करती है। और ये जो है वो स्टॉकहोम के अंदर है, इसके नाम से ही हम लोग को क्लियर हो रहा है। और हालांकि आप फुल फॉर्म भी थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म वगैरह भी जो है वो कभी कभी स्टेट सिविल सर्विसेज में आ जाता है। ठीक है, अब इसकी जो रिपोर्ट होती है गाइस, तो ये वेरियस जो पॉलिसी मेकर्स वगैरह जो होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, मीडिया और इंटरेस्टेड पब्लिक जो होती है, तो वो इनकी रिसर्च एनालिसिस रिकमेंडेशन जो होते हैं तो उसको स्टडी करते हैं, उसको देखते हैं, रिपोर्ट पढ़ते हैं। जैसे कि अभी आप जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आप इस रिपोर्ट को पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आगे चल के आप पॉलिसी मेकर बनोगे, IAS ऑफिसर बनोगे, IPS ऑफिसर बनोगे, राइट। तो उस समय भी आप वेरियस कमेटी के मेंबर हो गए अलग अलग प्रकार की, तो उसमें भी आपको अलग अलग इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पढ़नी होगी। तो ये प्रिपरेशन आपको सिखाती है कि आपको किस ढंग में रिपोर्ट पढ़ना है और रिपोर्ट में क्या क्या चीज आपके काम की है, राइट। तो ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होती है रिपोर्ट्स पढ़ना। काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि अरे यार क्या मतलब रिपोर्ट पढ़ने का, ये तो किसी काम का नहीं। डेफिनेटली काम का। आगे जाके IAS ऑफिसर बनोगे तो आप वेरियस वर्ल्ड की रिपोर्ट्स वगैरह ही पढ़ोगे, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, उसके आधार पर आप अपनी पॉलिसी वगैरह बनाओगे, है ना। चलो एनीवेज ये वाली बात बाद में करेंगे, पहले अब हम लोग इस रिपोर्ट को देख लेते हैं कि ये रिपोर्ट जो अभी आई है इसकी लेटेस्ट वो कौन सी है। तो इसकी रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रही है एक्सेसेस द करंट स्टेट ऑफ आर्मामेंट्स। करंट स्टेट ऑफ आर्मामेंट, ये प्रेजेंट स्टेट बताएगी कि आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट या फिर इंटरनेशनल सिक्योरिटी कैसी है पूरी दुनिया भर में। पूरी दुनिया भर में किस कंट्री के पास कितने न्यूक्लियर वेपन है और किस कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन कम किए हैं, किसने बढ़ाए हैं, राइट। तो उसके बारे में हम लोग को ये आइडिया देगी। और हम लोग इसमें मेनली टारगेट करेंगे इंडिया और इंडिया के नेबर्स के ऊपर, और वर्ल्ड लेवल पर एक दो चीजें हम लोग देखेंगे, जैसे कि रशिया, USA की बात करेंगे। तो देखो गाइस, यहां पर बताया जा रहा है कि जितनी भी कंट्रीज है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स, अब सवाल उठता है कौन सी और कितनी कंट्रीज है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो देखो टोटल 9 कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती हैं जिनके पास है न्यूक्लियर वेपन्स, और ये कंट्री का नाम है USA, रशिया, UK, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया। तो ये हम लोग को टोटल 9 कंट्री देखने को मिलती है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। पॉइंट टू बी नोटेड, प्रीलिम्स में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस भी बनेंगे कि फलाना ऑप्शन में से बताइए कि कौन सी कंट्री न्यूक्लियर पोजेस वाली कंट्री, यानी कि किस कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है। तो ऑप्शन में से अगर ये पूरे ऑप्शंस लिखे होंगे तो उस पर आप मार्क करेंगे, इसके अलावा कुछ और होगा तो वो गलत होगा, ठीक है। तो ऐसी तैयारी भी आप लोग को
जो है वो लेकर चलनी है, ठीक है। इसके अलावा बात करें गाइस तो इस रिपोर्ट ने बताया कि सभी जितनी भी कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है उन्होंने अपने अपने न्यूक्लियर वेपन को मॉडर्नाइज करना शुरू किया है, सिवाय इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना क्या कर रही है, ये दो कंट्री ऐसी हैं जो कि अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ा रही हैं। उनके न्यूक्लियर वेपन इंक्रीज हो रहे हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। पिछले साल चाइना के अंदर जो थे वो 290 न्यूक्लियर वेपन्स थे, इस साल 320 हो गए। इंडिया के अंदर पिछले साल 130 140 थे, इस साल 150 हो गए, ठीक है। इसके अलावा चाइना की बात करें तो चाइना के अंदर एक अलग चीज ये देखने को मिल रही है, तो ये अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो बना रहा है, जैसे कि लैंड के लिए अलग, सी रूट के लिए अलग, सी बेस्ड मिसाइल अलग, न्यूक्लियर केपेबल एयरक्राफ्ट अलग। तो ये क्या कर रहा है, ये अलग अलग डाइवर्सिफाइड तरीके से अलग अलग चीजों में डेवलपमेंट कर रहा है, लैंड के लिए अलग, सी के लिए अलग। तो ऐसी ऐसी डाइवर्सिफाइड तरीके से न्यूक्लियर डेवलपमेंट हम लोग को चाइना के अंदर देखने को मिल रहा है, राइट। और अब देखो आप जान ही रहे हो एट प्रेजेंट इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन जो है वो बॉर्डर में काफी बढ़ती जा रही हैं। हर दिन हम लोग कोई नई नई न्यूज जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर इशू को लेकर देख ही रहे हैं लगातार, है ना। तो अब सवाल ये बनता है आपके मेंस में कि क्या इंडिया और चाइना के बीच में न्यूक्लियर अटैक की पॉसिबिलिटी है। आप क्या लिखोगे, पॉसिबिलिटी है या नहीं है, उसके बारे में तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते पुख्ते के साथ कि यस और नो में, राइट। एकदम नहीं कह सकते कि पॉसिबिलिटी नहीं है, या फिर एकदम ये भी नहीं कह सकते कि पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि कैसी कंडीशन डेवलप हो रही है। बट इंडिया जो है वो पहले अटैक नहीं करेगी, ये चीज पक्की है, ये आप अपने आंसर में लिखेंगे मेंस के। दूसरी बात आप यह आंसर लिखेंगे कि चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन भले ही ज्यादा हो या इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन भले ही कम मात्रा में हो, नंबर्स में, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी कंट्री जीतेगी। इस इंपॉर्टेंट ये है कि न्यूक्लियर वेपन का जो अटैक होता है वो काफी घातक होता है, ये ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 2 में हम देख चुके हैं, राइट। तो ये आपके आंसर में लिखा होगा। तो इसमें ये फर्क नहीं पड़ता न्यूक्लियर वेपन ज्यादा है तो सामने वाली कंट्री जो है वहां पे हावी हो सकती है, नहीं। न्यूक्लियर एक भी न्यूक्लियर अटैक जो होता है वो काफी डेंजरस होता है और काफी खतरनाक होता है, और उसका असर सालों तक, इवन आज भी जापान में उसका असर हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। उस वहां पे जो रेडिएशन है, इवन उस जगह पर अगर कोई बच्चा भी पैदा हो जाता है या कोई इंसान उस एरिया पर, अगर मैं बता रहा हूं कि 2 दिन भी अगर बिता के आ जाए, पूरा पूरा 24 आवर्स 48 आवर्स अगर कोई बिता के आ जाए, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी उसकी बॉडी के अंदर। तो इतने खतरनाक रेडिएशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये सभी कंट्रीज को इसके बारे में पता है। अब यहां पर आप एक और चीज मेंशन करेंगे, आप चाहो तो कहीं पे लिख लो, डिटरेंस पॉलिसी। ये न्यूक्लियर के नंबर्स बढ़ाने का मतलब या फिर वेपन्स का प्रदर्शन करने का मतलब जो होता है वो डिटरेंस पॉलिसी के अंदर आता है, जो कि आपके जीएस पेपर 2 में भी है। और इवन अगर आप पीएसआई या पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप ऑप्शनल अगर आप पढ़ोगे, तो अगर आपका होगा ऑप्शनल, तो आपको ये वाली चीज तो पढ़नी पड़नी है, डिटरेंस पॉलिसी। इस डिटरेंस पॉलिसी के अंदर क्या होता है, एक कंट्री दूसरी कंट्री को अपना वेपन्स का प्रदर्शन दिखा के डराती है कि भाई हम पावरफुल है, हमारे पास ज्यादा वेपन्स है, हमारे पास ज्यादा नंबर्स हैं। अब न्यूक्लियर के मामले में ज्यादा और कम का सवाल ही नहीं उठता, एक न्यूक्लियर वेपन भी खतरनाक अटैक करता है, और दोनों कंट्री एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर वेपन को दागेंगी नहीं, इसलिए क्योंकि दोनों को पता है कि एक दूसरी कंट्री के पास जो है वो न्यूक्लियर वेपन है, अगर हम चलाएंगे तो सामने वाली भी चला सकती है, राइट। तो वो भी जानते हैं वाली चीज, राइट। तो इसलिए न्यूक्लियर अटैक की पॉसिबिलिटी काफी कम है। बट हाँ, कुछ कह नहीं सकते एकदम से कि हाँ यार होगा कि नहीं होगा, बट आप ये चीज मेंशन करेंगे, डिटरेंस पॉलिसी भी अगर आप लिख देंगे अपने आंसर में तो काफी अच्छा होगा, ये नंबर्स वगैरह को दिखा के कि सिप्री की लेटेस्ट रिपोर्ट में ये नंबर्स आए हैं, और लिखेंगे आपकी नंबर से फर्क नहीं पड़ता। ये नंबर्स तो सिर्फ डिटरेंस पॉलिसी का एक हम लोग को देखने को मिलता है, जिसमें प्रदर्शन होता है, एक कंट्री दूसरी कंट्री को अपने वेपन्स, अपने नंबर्स दिखाकर बताती है कि भाई हमसे पंगा मत लेना, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है यहाँ पर। तो ये सिंपल सी चीज है, आप लोग को थोड़ा मेंस में आप लोग 2-3 वाले जो शब्द हैं वो उपयोग करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की बात करें, रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वहां पर इंक्रीज तो हो रहा है बट काफी स्लो इंक्रीज हो रहा है न्यूक्लियर वेपन्स में, उनके साइज के मामले में भी या फिर उसकी डाइवर्सिटी के मामले में भी, तो बट इंक्रीज हो रहा है, स्लो हो रहा है। पाकिस्तान के पास एट प्रेजेंट 160 है। अब देखो आपकी इंडिया की दोनों नेबरिंग कंट्रीज, दोनों के पास ही हमसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। अब ज्यादा और कम से देखो न्यूक्लियर के मामले में फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी, तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर का एक वेपन का अटैक ही बहुत ही ज्यादा घातक होता है, और दोनों ही ये चीज यहीं पर लिखी हुई है कि दोनों के पास ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। अभी देखो इसके अलावा ये बताया गया है कि 2020 में पूरे दुनिया भर में, यानी कि ये जो 9 कंट्रीज है इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, तो इनके अगर वेपन्स को हम लोग अगर एक इकट्ठा कर लें, ऐड कर लें, तो बताया गया कि 13,400 न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो एस्टिमेटेड तौर पर बताए जा रहे हैं पूरी दुनिया भर के पास हैं 2020 में। और 2019 में जो ये आंकड़ा था ये 13,865 था, यानी कि कम हुए हैं पिछले साल के मुकाबले। इस साल न्यूक्लियर वेपन्स गिरे हैं, डिसमेंटल किए गए हैं। अब कौन सी कंट्री ने डिसमेंटल किए, रशिया और यूएसए ने। रशिया और यूएसए ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो थे उसको डिसमेंटल किया है, उसको तबाह किया है, राइट। अब ये ऐसा क्यों किया है, डिसमेंटल क्यों किया है, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट चलता है जिसका नाम है 2010 न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, न्यू स्टार्ट ट्रीटी। इस ट्रीटी को मैं आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, मैंने सर्च किया था, बट ये वाली ट्रीटी कहां किस लेक्चर में मैंने पढ़ाई थी मुझे याद नहीं है।
अगर आप मेरे पेड कोर्स के मेंबर हो, आपके पास अगर पीडीएफ है, या फिर अगर आप पेड कोर्स के मेंबर नहीं भी हो, जब आपको पता होगा कि जब हम लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा है और अगर आपने कहीं पे अपने नोट्स वगैरह में लिख के रखा होगा, तो आप वो वाला डेट जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दो, या फिर वो वाली जो वो है, क्या बोलते हैं, लिंक है उस वीडियो की, तो वो भी आप यहां पर मेंशन कर दो, तो वो काफी अच्छा होगा, दूसरे बच्चों को भी मिल जाएगी, राइट। या फिर अगर नहीं मिल रही है तो फिर एक मैं आपसे ये चीज बोल रहा हूं कि ये वाली जो ट्रीटी है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी और आईएनएफ ट्रीटी, इंटरमीडिएट रेंज एंड शॉर्ट रेंज मिसाइल ट्रीटी, तो इन दोनों को एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना। ये दोनों ही चीज आपके प्री के लिए भी काम की है और मेंस में भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं। तो अभी क्या हुआ है गाइस कि यूएसए और रशिया के बीच में भी एक टेंशन चलती हुई नजर आ रही है। दोनों कंट्री जो है वो अब इस आने वाले समय में हम लोग को देखने को ये मिल सकता है कि इन दोनों ही ट्रीटी को ये फॉलो नहीं करेंगी, राइट, हट जाएंगी इन दोनों ट्रीटी से, क्योंकि यूएसए ने इस चीज को क्लियरली कह दिया है कि यूएसए ना आईएनएफ ट्रीटी का हिस्सा होगा, ना न्यू स्टार्ट ट्रीटी का हिस्सा होगा, क्योंकि न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है वो लैप्स हो जाएगी 2021 में, और अभी से ही यूएसए ने क्लियर एक चीज कर दी है, क्योंकि यूएसए ने कई बार बोला है कि रशिया जो है वो इन ट्रीटी को फॉलो नहीं कर रहा है। इवन इसने चाइना के ऊपर भी जो है वो कहा था कि वेरियस ट्रीटी जो है उसको वॉयलेट कर रहा है चाइना भी। तो यूएसए जो है वो काफी सारी ट्रीटीज, काफी सारे ऐसे इंटरनेशनल जो हम लोग को देखने को मिलते हैं ना, फोरम्स भी होगा या ट्रीटी होगा या इस प्रकार के एग्रीमेंट्स हो गए, तो उससे निकलता जा रहा है। उनमें से दो जो है वो ये है, और जो कि एक बहुत बड़ी कंसर्न वाली बात है। तो ये वाली चीज भी एक इन जनरल आपको पता होनी चाहिए, जो कि रिपोर्ट में हम लोग को देखने को मिली है, राइट। तो ये थे पूरे ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड इस रिपोर्ट के बारे में। अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़े, तो यहां पर बात हो रही है PCPNDT, प्री कंसेप्शन एंड प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994। तो देखो गाइस, कुछ समय पहले हम लोगों ने इस टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है काफी डिटेल में। 13 अप्रैल 2020 को ही मैंने आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाया है। तो क्या हुआ था उस समय, हमने देखा था कि जो सरकार है उसने इस कानून के कुछ रूल्स वगैरह जो हैं उसको सस्पेंड कर दिया था कोरोना वायरस के चलते। ये जो सस्पेंशन किया है सरकार ने कुछ रूल्स रेगुलेशन इसके, तो उसको लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि भाई एक्सप्लेन करो कि आपने ऐसे सस्पेंड क्यों किया है इस रूल्स को। तो अभी के लिए ये वाला जो टॉपिक है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बट ये वाली जो चीज है, ये कानून जो है वो आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में, और ये वाला अगर आप टॉपिक पढ़ोगे तो इसमें आपको मैंने बताया भी हुआ है। इसके अलावा यानी कि जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है इसमें काफी डिटेल में मैंने इस कानून को भी एक्सप्लेन किया है, साथ ही साथ वो भी बताया कि सरकार ने क्यों जो है वो सस्पेंड किए हैं कुछ रूल्स PCPNDT के, और कौन से रूल्स सस्पेंड किए हैं, तो उसकी भी एक जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। तो 13 देखो आप यहां पर देख सकते हो, ऊपर यूट्यूब का सर्च कॉलम है, वहां पर मैंने लिखा हुआ है 13 अप्रैल ओनली करंट अफेयर। जैसे ही मैंने इसको लिखा था सबसे पहला वीडियो ये वाला आ गया था, वैसे ही आप भी लिखेंगे 13 अप्रैल ओनली करंट अफेयर, तो जो सबसे पहले वीडियो आएगा वो यही वाला होगा। इस पे आप क्लिक कीजिएगा, 5 मिनट 28 सेकंड पे जाइएगा तो आपको ये वाला टॉपिक जो है वो मिल जाएगा। ये अच्छे से एक बार देख लीजिए, और जिन बच्चों ने ऑलरेडी देख लिया है वो जाकर एक बार रिवीजन कर लीजिए। तो पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर गाइस बात करेंगे हम लोग मैगेलैंडोन और बैकाशंकी के बारे में। अब देखो ये जो है वो एक प्रकार का ये ऐसा स्पीसीज हम लोग को देखने को मिलता है, इस प्रकार का इसका नाम है ये वाला, राइट। ये स्पीसीज जो है गाइस वो खोजा गया है रिसर्चर्स के द्वारा, जो कि चिले और अर्जेंटीना में है। अगर आप साउथ अमेरिका को देखेंगे तो आपको चिले और अर्जेंटीना ये दो कंट्रीज आपको दिखाई देंगी, राइट। इनके यहाँ पे साउथ अमेरिका के साउथ में ही आपको देखने को मिलेंगी। तो यहां पर दांत पाया गया है, इन्होंने दांत डिस्कवर किए, टीथ जो है वो डिस्कवर की है इस स्पीसीज की, ये वाली। और ये स्पीसीज गाइस कहा जाता है कि सबसे ओल्डेस्ट मैमल है जो कि अभी तक चिले के अंदर डिस्कवर किया गया है। सबसे ओल्डेस्ट मैमल, इतना ओल्डेस्ट की है, डायनासोर के पीरियड में रहा करता था। जब डायनासोर हुआ करते थे तो उस समय ये स्पीसीज हम लोग को देखने को मिलती थी। तो इसका दांत अभी जो है वो मिला है रिसर्चर्स के द्वारा। तो ये वाली चीज आप याद रखना, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ये क्या है, ऑप्शन में अगर कोई स्पीसीज लिखा रहा है कि ये साउथ अमेरिका की स्पीसीज है या फिर चिले या फिर अर्जेंटीना की स्पीसीज है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में सिर्फ इतनी सी चीज आप याद रखो, उससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और ये मिला कहां पर है, तो पैटागोनिया, सदर्न पैटागोनिया, ये आपको याद रखना है। पैटागोनिया का जो एरिया है वो ये वाला है, ये चिली और अर्जेंटीना आप देख सकते हो, ये दोनों ही एरिया को मिलाकर ये साउथ वाला जो रीजन है ना साउथ अमेरिका का, तो उसको पैटागोनिया का रीजन जो है वो कहा जाता है, पैटागोनिया, ठीक है। यहां पर वो मतलब एंशिएंट पीरियड पे एक सिविलाइजेशन हम लोग को देखने को मिलता था, बट उतना डिटेल में आपको नहीं आना है। सिंपल आप पैटागोनिया क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अगर ज्योग्राफी वगैरह में पूछ लिया गया लोकेशन वगैरह से रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए कि ये साउथ अमेरिका की लोकेशन है, ठीक है। तो ये चीज बस एक जनरल जानकारी आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैलाथियन क्वेश्चन आता है, मैलाथियन जो है वो अभी न्यूज में था, क्या है ये, तो याद रखना एक पेस्टिसाइड है जो कि जो ये टिड्डी जो है, लोकस जो है,
जो आप जानते हो कि इंडिया में भी लोकस्ट अटैक हुआ है, पाकिस्तान के अंदर भी देखने को मिला है, अफगानिस्तान में भी देखने को मिला है। तो ये जो लोकस्ट अटैक है गाइस, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये पेस्टिसाइड हम लोग को देखने को मिलती है। सिंपल सी चीज, आप ये वाली चीज याद रखो आप, ठीक है। इससे ज्यादा और आपको डिटेल में नहीं आना कि ये क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। अभी रिसेंटली ये वाला जो पेस्टिसाइड है वो सप्लाई किया जा रहा है ईरान को HIL इंडिया लिमिटेड के द्वारा, और कितना किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, वो भी इतना डिटेल में नहीं आएगा। मेनली सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पूछा जाएगा तो ये वाली चीज पूछी जाएगी। और दूसरी बात आपको भी पता होनी चाहिए कि ये पेस्टिसाइड जो है, जो कि लोकस्ट को जो है वो हटा सकती है, क्योंकि अभी देखो लोकस्ट का अटैक हुआ है और काफी खतरनाक हुआ है, और लोकस्ट के बारे में मैं आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और आपको इसके बारे में जानकारी है। तो इसको लोकस्ट को खत्म करने के लिए जो एक पेस्टिसाइड है उसका नाम है मालाथियन, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये वाली आप याद रखिए। इसके अलावा GPAI के बारे में बात करेंगे, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाम से ही समझ में आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक ग्लोबल पार्टनरशिप है। इंडिया भी इसकी फाउंडिंग मेंबर बताई जा रही है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, और ये आप देख सकते हैं कि ये पूरी वीडियो को पॉज करके जितनी भी कंट्रीज हैं ये इसकी फाउंडिंग मेंबर्स हम लोग को देखने को मिल रही हैं। तो इन्होंने शुरू किया है इस प्लेटफॉर्म को, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये एक इंटरनेशनल मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है। यहां पर टारगेट किया जाता है कि ह्यूमन राइट्स और डाइवर्सिटी, इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब फील्ड के अंदर हम लोग जो है, या फिर इन सब सेक्टर्स के अंदर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस प्रकार से उपयोग करें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन सब फील्ड के लिए किस तरीके से डेवलप करें, तो उस पर जो है ये फोरम हम लोग को देखने को मिल रहा है। उस पर बैठक होगी और उस पर ये पूरी कंट्री जो है वो मिलकर डिस्कशन करेंगी। तो और आज की डेट में जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही आप लोग जानते ही हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज लाने के लिए और वेरियस सेक्टर्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से उपयोग करने के लिए ये प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार किया गया है, ठीक है। सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है। और इंडिया ने अभी इसको ज्वाइन किया हुआ है, तो इसलिए ये टॉपिक जो था वो न्यूज में था। अब आप लोग को मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन। आप देखो यहां पर डेफिनेशन का मतलब ये नहीं कि आपने अपने वर्ड्स में कुछ भी लिख दिया। मेनली आप जाओ थोड़ा सर्च करो कि कोई ऑफिशियल 2-3 लाइन की डेफिनेशन हो, 2 लाइन की भी होगी तो भी आराम से चलेगी। बस आप अच्छी ऑफिशियल डेफिनेशन जो है वो नोट डाउन करो कहीं से। आप अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगी इसकी। बाकी जो लोग नहीं है तो वो कहीं से देखें, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऑफिशियल आप लोग को मिल जाएगी डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिए और अपने पास भी कहीं पर नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि देखो कुछ तो भी लिखना जो होता है वो मेंस के लिए अच्छा नहीं होता है। बट अगर आप कोई ऑफिशियल डेफिनेशन वगैरह उपयोग करें, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जानते हो कि ये वाला टॉपिक आप GS पेपर 3 में कहीं ना कहीं तो उपयोग कर ही दोगे डेफिनेटली। तो ऐसी चीज जो आपको पता है कि हाँ यार ये तो अपने काम की होनी है, उपयोग करनी है, तो उसको रट क्यों ना लिया जाए। रट सकते हैं ना हम लोग मार्क्स अगर ज्यादा चाहिए तो डेफिनेटली, क्योंकि उससे आपके आंसर में इंपैक्ट पड़ेगा। और ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आएंगे ही आएंगे, या नहीं भी आए तो भी आप किसी ना किसी जगह पे आप इसका उपयोग कर ही सकते हो आराम से, राइट। क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आएगा, उसी में आप चिपका देना, क्या क्या फर्क पड़ता है, आपके वर्ड्स भी बढ़ जाएंगे और एक अच्छा इंपैक्ट भी बढ़ेगा आंसर में, राइट। चलो एनीवेज, और यही थे सिर्फ इतने टॉपिक्स आज के लिए। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं, अगर अच्छे से दिमाग में बैठ गए हैं, क्लियर हो गए हैं, तो आप मेरे इस लेक्चर को आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर दीजिएगा और लाइक का बटन भी हिट कर दीजिएगा। रुकिए, कहीं जाना नहीं है, कुछ जनरल स्टडीज के टॉपिक में आपको एज होमवर्क दे रहा हूं। एक तो ये न्यू स्टार ट्रीटी आपको पढ़ना है, दूसरा लोकस्ट अटैक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि कई बार लोकस्ट के बारे में आ रहा है टॉपिक्स वगैरह, तो प्रीलिम्स में भी आ सकता है और इवन मेंस में भी अगर बाय चांस आ जाए इस प्रकार की चीजें, तो आप एटलीस्ट ये लोकस्ट के बारे में 2-3-4 लाइन जो है वो लिख सको, ठीक है। पेस्टिसाइड का इस्तेमाल जरूर करना, जो पेस्टिसाइड मैंने भी आपको बताया। तो ये थे पूरा ओवरऑल टॉपिक। और ये देखो, आप ये वाले जो होमवर्क्स हैं इनका आपको क्या करना है, हैंड रिटन नोट्स बनाना है। और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। होमवर्क करने से पहले ये नोटिस है इंग्लिश हिंदी दोनों में, इसको एक बार आप पढ़ लीजिए। और अभी थोड़ी देर से आपका एक 2 मिनट का टेस्ट भी शुरू हो रहा है, जो कि हमारी टीम ने तैयार किया है। तो वो 2 मिनट का टेस्ट आप दीजिएगा, 10 क्वेश्चन होंगे, 10 में से आपने जितना स्कोर किया है वो भी आप स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। और यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो 100 डेज के क्रैश कोर्स को इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर पर कांटेक्ट करके आपको पूरी इंफॉर्मेशन क्रैश कोर्स से रिलेटेड जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम के ये हमारे कुछ स्टडी ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।